Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are good and safe. Dear students, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल के साथ हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बैटरी के मुतल्लिक। ठीक है, उस बैटरी में फिर हम ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे और सिंपल इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है बच्चों, रिकॉल द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो थोड़ा सा आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ये इंफॉर्मेशन थी। और अब हम बैटरी के बारे में यानी हम गैल्वेनिक सेल के बारे में देखेंगे इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. After the lesson you will be able to define battery, a simple short question, and composition and working of dry cell. It may be a long question along with a diagram. ठीक है, describe the composition and working of dry cell. ये long question की फॉर्म में आ सकता है, तो डायग्राम के साथ इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। ये सिंपल है, इसको हम वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो बैटरी इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल, जब भी आप बैटरी के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में यूपीएस की बैटरी आएगी, या आपके जहन में वो सेल्स आएंगे जो टॉयज़ के सेल्स हैं, ये रिमोट के सेल्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बैटरी एक्चुअली होती क्या है। बैटरी, अभी हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यस, तो बैटरी भी गैल्वेनिक सेल है, या ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल है जो सीरीज़ में ज्वाइन हुए हुए हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स डिफरेंट गैल्वेनिक सेल्स हैं जो कि सीरीज़ में ज्वाइन हुए हुए हैं, तो हम उसको बैटरी कह देते हैं। ठीक है, काम इसका भी यही है कि ये भी इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए जनरेट करता है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, जब हम इसको, इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी की, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये खुद प्रोवाइड करता है। बस जहन में आप रखें, जिस तरह ये रिमोट के सेल्स हैं, टॉयज़ के सेल्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करके हम डिफरेंट जो है वो अप्लाइंसेस को रन कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को रन कर सकते हैं। यूपीएस की जो बैटरी है, जिसे लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी केमिकल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इसी तरह कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, तो उसका जो एनोड है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होते होते एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए कैथोड के पास चले जाते हैं, और कैथोड पे वहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो उसको रिड्यूस कर देता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वहाँ से जो कैथोड के ऊपर आके अटैच होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे और वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल वही प्रोसेस है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, कैथोड के पास जाएंगे, और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड के पास जो आयंस आएंगे वो वहाँ पे आके रिड्यूस हो जाएंगे, और रिड्यूस होने के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। सो बैटरी आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल ड्राई सेल, वो सिंपल वाला सेल जो आप कॉमनली देखते हैं, और अक्सर बच्चों ने खोल के भी देखा होगा, जिसके अंदर ब्लैक कलर का सिक्का होता है, जिसे हम लेड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह लेड स्टोरेज बैटरी है जो यूपीएस की बैटरीज होती हैं। इसी तरह मरकरी बैटरी है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैटरीज। ठीक है, इनका क्या काम है, इनका मेन पर्पस है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दे आर द ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स ज्वाइंड इन अ सीरीज। ओके, चलें जी, अब हम देखते हैं कि ड्राई सेल क्या होता है। सिंपल ड्राई सेल की पहले मैं आपको पिक्चर दिखा दूं। ये ड्राई सेल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये सेल सब ने देखा हुआ है कि ये सिंपल, ये रिमोट वाला सेल, टॉयज़ वाला, बच्चों के खिलौनों वाला सेल, छोटा सा सेल जो होता है,
इसको जब हम खोल के देखते हैं, इसके अंदर एक ग्रेफाइट का रॉड होता है, जो सिक्का जिसे कहते हैं, वो इसके बिल्कुल मिड में होता है। और ये जो है वो रॉड जो है वो एक्ट करता है एज अ कैथोड। ठीक है, बाहर से इसको जो है जिंक मेटल कैन होती है, जिंक की मेटल कैन है। ठीक है, जिंक मेटल कैन है, ये एक्ट कर रही है एज एनोड। फिर जब हम उसके अंदर देखते हैं तो इसके साथ जो रॉड है, उसके रॉड के साथ जो कुछ एक पेस्ट है जिसे MnO2 और कार्बन ब्लैक पेस्ट कहा गया है। MnO2 और कार्बन ब्लैक पेस्ट कहा गया है। ये पेस्ट इसके अंदर रॉड इमर्ज है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका पर्पस क्या है, ये जो हम यूज़ कर रहे होते हैं MnO2 और कार्बन ब्लैक पेस्ट, इनका काम ये होता है कि ये इस सेल को मॉइस्ट रखते हैं। सेल को मॉइस्ट रखने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजी होता है और रिएक्शन जो है वो रैपिडली होता रहता है। ठीक है, सेल को मॉइस्ट रखते हैं। और कार्बन ब्लैक का भी ये काम है कि वो सेल की जो रेजिस्टेंस है उसको वो कम कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है इन्हांस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट है वो ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है। ठीक है, दो तरह की चीज़ें, वो एक ये वाला पेस्ट है, उसका पर्पस उसकी सिर्फ एफिशिएंसी को इन्हांस करना है बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर बाय रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। बट ये जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक्ट करेगा, इसका रिएक्शन होगा कैथोड के ऊपर, रिड्यूस होंगे ये कैथोड के ऊपर जाके, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह ये बिहेव कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन में देखेंगे फिर। ठीक है, इसकी एक एक्स्ट्रा कोटिंग होती है जिसे इंसुलेटर कहा जाता है, जो कि इसके अंदर वाली सारी चीज़ों को इंसुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है। जो जिंक मेटल है वो एनोड है, जो जिंक मेटल कैन है वो एनोड है, और ग्रेफाइट रॉड जो उसके अंदर ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का सिक्का है, वो कैथोड है। ठीक है, MnO2 और कार्बन ब्लैक पेस्ट के अंदर ये इमर्ज हुआ है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रही है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। ठीक है, और ये सारी एक एक्स्ट्रा कोटिंग के साथ इसको प्रोटेक्ट किया गया है, इंसुलेट किया गया है, ये बाहर इंसुलेटर है उसका। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि अब ड्राई सेल की कंपोजिशन में क्या यही चीज़ें हैं। यस, एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक, कैथोड इज मेड अप ऑफ इनर्ट ग्रेफाइट rod, and electrodes are immersed in a container mixture of MnO2 and carbon charcoal. Yes, then electrolyte is the mixture of moist ammonium chloride and zinc chloride. तो ये बच्चों चार चीज़ें आपने पिक्चर में भी पढ़ी, तो यही चार चीज़ें जो हैं उसकी कंपोजिशन में, पिक्चर अपने जहन में रखें, उसके हिसाब से आप अपनी आप कंपोजिशन बता सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टडी द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, हाउ ड्राई सेल वर्क्स। अब ये जो जिंक कैन है ये एनोड के तौर पे एक्ट कर रही है, तो ये जो एनोड है इटसेल्फ पार्टिसिपेट करता है। आपको पता है गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये एनोड ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिंक आयन में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब एनोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये जिंक आयन बना देगा, वो सोल्यूशन में चले जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की सरफेस के ऊपर रहेंगे, फिर एक्सटर्नल सर्किट से गुजरते गुजरते कैथोड के पास चले जाएंगे। ये देखेंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर उसने निकाले थे, इस साइड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। कहाँ से? अब अमोनियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट था वो आयनाइज हो जाएगा अमोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में, क्योंकि कैथोड है, कैथोड के पास कैटाइंस मूव करेंगे, तो ये सिर्फ कैटाइन इसकी तरफ मूव कर रहा होगा। और MnO2 पेस्ट है जो पेस्ट में था, ये इसके साथ ये भी रिड्यूस हो जाएगा, अमोनियम आयन भी रिड्यूस हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, Mn2O3 बना देगा MnO2, और अमोनियम आयन जो है वो NH3 अमोनिया गैस बना देगा, और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए आपने याद करना है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब देखिए कि अमोनियम अकेला तो नहीं था, अमोनियम के साथ क्लोराइड था, और ये जिंक आयन है, ये जिंक आयन और क्लोराइड आयन मिलकर जिंक क्लोराइड बना देंगे, जो इटसेल्फ उसके इलेक्ट्रोलाइट के जो है कंपोजिशन में भी शामिल था। ठीक है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और अमोनियम आयन अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट में से निकल के और MnO2 उस पेस्ट में से ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएंगे बाय गेनिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू MnO2 एंड अमोनिया गैस एंड लॉन्ग विद वाटर।
ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने इनको याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिंपल अभी आपको ड्राई सेल के बारे में पता चल गया कि ड्राई सेल कहाँ पे यूज़ होते हैं। दे आर यूज टू पावर फ्लैश लाइट्स, टॉय, स्मॉल अप्लाइंसेस। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें चलाने के लिए तो यूज़ नहीं होंगे, ये छोटी छोटी अप्लाइंसेस चलाने के लिए यूज़ होंगे ड्राई सेल, ठीक है। सिंपल ड्राई सेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा मेन टॉपिक था ड्राई सेल। ये उसकी डायग्राम हमने पढ़ी, ठीक है। अब सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े ना आपने, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम देखते हैं यहाँ पे किन सेल्स को यूज़ किया जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ताकि वो केमिकल चेंजेस लेकर आएँ और डिफरेंट सब्सटेंसेस बना सकें। तो ऐसे सेल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करा सकें, उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ को जो लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके उनकी केमिकल चेंज लेकर आती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं काम कर रही हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज़। इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस हमें मिल सकें। अब कौन से सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे? हम लार्ज स्केल पे एल्यूमिनियम बना सकते हैं, हम कैल्शियम कार्बाइड बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा। ये मेटल्स और ये कंपाउंड्स हम लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज़ में बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कोई कॉपर की मेटलर्जी से हमें कॉपर मिला जो कि अभी प्योर नहीं था, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रोलिसिस इसे एक्चुअली कहते हैं, जिसमें वो सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए उनके अंदर जो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो जाएगी। फिर इसके अलावा आगे हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि एक चीपर मेटल के ऊपर एक कोई जो है वो सुपीरियर मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलिटिकली करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जिस तरह जिंक की कोटिंग, क्रोमियम की कोटिंग, टिन की कोटिंग स्टील के ऊपर हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस ताकि बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनमें इलेक्ट्रोथर्मल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स टू प्रोड्यूस हीट टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रोथर्मल इंडस्ट्री। सो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम जो हमारे जो टॉपिक्स अब रह गए हैं उन टॉपिक्स में अब हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। हम उन चीज़ों में सबसे पहले पढ़ेंगे कि सोडियम मेटल कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, ठीक है, जो उसका पहला यूज़ है। फिर हम उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कॉपर की रिफाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये हमारा टॉपिक है अगला। उससे अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हम जिंक, क्रोमियम और टिन की स्टील के ऊपर कोटिंग कैसे करेंगे। सो बच्चों, यही हमारे जो टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के इंट्रोडक्शन में जिनके हमने नाम पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। आपकी सिंपल असाइनमेंट है कि इसी तरह ड्राई सेल के ऊपर इसी तरह पॉइंट्स में आप नोट लिखें और लेबल डायग्राम बनाएं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है डिस्कस इट विद मी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।